जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हमेशा एक छात्र की तरह जीवन बिताएं और अच्छे या बुरे हालातों से दोनों से सीखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और समय हो गया है यानी 9 बजने वाले हैं और समय हो गया आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पे हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे जनमत में। और आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं उन पर भी फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार नजर डाल लेते हैं। सोरोस वर्सेस मस्क, यानी जॉर्ज सोरोस वर्सेस मस्क, इन दोनों के बीच में क्या टकरार है। इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि भाई इस व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज किस तरीके से किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और मानवता का दुश्मन बताया है, शरणार्थियों को घुसाने वाला बताया है जॉर्ज सोरोस को इलॉन मस्क ने। फिर वक्फ का दावा। वक्फ हर जगह दावे करता फिरता है और ऐसी मूर्खता करते फिरता है कि सारी दुनिया आप समझ चुकी है कि वक्फ की क्या चाल है। कोई जमीन नहीं है इनकी, कुछ भी इनके पास नहीं है। और जो सनातनी परंपरा से पूरा जो सनातन देश है, भारत है, और आसपास का भी मैं कहूंगा कि भाई जो हिंदू राष्ट्र जिसको कहने की बात कही जाती है, अखंड भारत कही जाती है, तो फिर कौन सा वक्फ, क्या वक्फ, झूठे दावे किए जाते हैं। कर्नाटक में 1200 एकड़ की जो ज़मीन थी उसके बाद तो अब एक नया 70 और हेरिटेज साइट्स पर दावा कर दिया वक्फ ने। इसकी भी पोल खोलेंगे और फिर बात करेंगे संभल की भी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और संभल की भी बात जो करेंगे। संभल में क्या हुआ, संभल में वक्फ ने अपनी हद से ज़्यादा घोषणा कर दी ज़मीन की। पूरे सिटी का जितना एरिया नहीं था, वक्फ ने उससे ज़्यादा एरिया की घोषणा कर दी। और फिर देवभूमि पर मज़ार आखिर कैसे बन सकती है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो आपको हम बताएंगे कि भाई कैसे सनातनी भूमि पर मज़ारें, मस्जिदें बनती जाती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। तेजस्वी वर्सेस नीतीश, बिहार को बर्बाद करने का असल जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। तेजस्वी ने आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया है। लेकिन भाई किसने, कितने, इतना जो अगर बिहार को पिछड़ा करने में किसी की जिम्मेदारी है, किसी का रोल है, तो किसका है, इसका विश्लेषण भी बनता है और आपको विस्तार से खबर भी हम बताएंगे। चलिए, फ्लोर ग्राफिक्स तो आपको बता दी, अब खबर की शुरुआत करते हैं। वक्फ बोर्ड का मुद्दा पहला मुद्दा है। वक्फ बोर्ड लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह देश भर में संपत्तियों पर लगातार अपना दावा पेश कर रहा है। हाल ही में जहां एक और कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम में वक्फ बोर्ड ने 70 से अधिक संपत्तियों पर दावा ठोका है, वहीं दूसरी ओर उसने उत्तर प्रदेश के संभल शहर पर भी अपना दावा पेश कर दिया है। चाहे सरकारी जमीन हो, किसानों की संपत्ति हो या ऐतिहासिक धरोहर, वक्फ बोर्ड के इन दावों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। देश भर में जिस तेजी से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से संपत्तियों पर दावा कर रहा है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम में वक्फ बोर्ड ने 70 से अधिक संपत्तियों पर अपना दावा जताया है। इन सरकारी संपत्तियों में, ध्यान से सुनिएगा, इन सरकारी संपत्तियों में किसानों की जमीनें और ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं। इस दावे ने स्थानीय निवासियों और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। जिन प्रमुख संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है उनमें टीपू सुल्तान शस्त्रागार और पुरातत्व विभाग और एएसआई के तहत आने वाले संग्रहालय और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। साथ ही श्री चारमाराजमेंद्र मेमोरियल, सरकारी संग्रहालय और श्रीरंगपट्टनम की ऐतिहासिक इमारतों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसानों की जमीनों को आरटीसी भूमि रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब महादेवपुरा गांव के चिकम्मा चिक्का देवी मंदिर और चंदागलू गांव के सरकारी स्कूल जैसी धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इन मनमानी दावों ने स्थानीय लोगों और किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब पीड़ित लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये थी कर्नाटक की बात। अब बात मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल जिले की बात आपको मैं बताऊं, जहां पर वक्फ बोर्ड ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। वक्फ बोर्ड ने पूरे शहर के क्षेत्रफल से भी अधिक जो जमीन पर अपना दावा ठोका है। आपको बता दें कि संभल का कुल क्षेत्रफल माने एरिया,
लगभग 16.5 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 21 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा पेश किया है। कितना झूठा है वक्फ, इसको आप आज समझ लीजिए हमसे। ये दावा न केवल शहर के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है, बल्कि प्रशासनिक रिकॉर्ड और वास्तविकता पर भी सवाल खड़े करता है। इस दावे से स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा है। निवासियों ने इस दावे को अव्यावहारिक और अनैतिक बताया है। उनका कहना है कि यह दावा न केवल जमीन के वास्तविक मालिकों को परेशान करेगा, बल्कि शहर में अनावश्यक तनाव भी पैदा करेगा। वक्फ बोर्ड का यह विवादास्पद दावा संभल में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जिला अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है। तो कितना मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा वक्फ बोर्ड, और क्या जरूरत है वक्फ बोर्ड की? हम तो कई बार बोल चुके हैं, हटाओ इस वक्फ बोर्ड को और देश को ऐसे आतताइयों से मुक्त किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मुख्य खबर का रुख करते हैं कि भाई कैसे सनातनी भूमि पर मस्जिदें मजार बन जाती हैं। प्रसिद्ध गुरु दत्तात्रेय के वेदों का जाप करने के स्थल पर अब मुस्लिम मुजावर और दरगाह का अस्तित्व है। यह स्थान पहले एक धार्मिक स्थल था, जहां गुरु दत्तात्रेय जी ध्यान और साधना करते थे। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को मैसूर वोडेयार और रानी चेन्नम्मा द्वारा दान की गई 200 एकड़ जमीन पर बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ धार्मिक बदलाव हुए और अब ये स्थान मुस्लिम समुदाय के मुजावरों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को चिक्कामगलुरु जिले में स्थित पवित्र दत्तपीठ बाबा बुडनगिरी पर पूजा अधिकारों को लेकर फैसला लेने का अंतिम मौका दिया। ये स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजनीय है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार 8 हफ्तों के भीतर अपना निर्णय ले, अन्यथा राज्य को कोर्ट द्वारा निर्धारित हर्जाना भरना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार व केवी विश्वनाथन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार के मार्च 2018 के फैसले को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले में केवल एक मुस्लिम मुअज्जिन यानी मजलिस के पुजारी को दत्तपीठ में धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल शामिल थे, सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दोनों समुदायों के धार्मिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। 2021 में भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दत्तपीठ में एक हिंदू पुजारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। साथ ही 19 मार्च 2018 को सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें केवल शाह खादरी द्वारा चुने गए एक मुअज्जिन को दत्तपीठ की गुफा में प्रवेश करने और वहां हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों को तीर्थ वितरित करने तथा हिंदू अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई थी। 7 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के वकील ने अदालत को बताया, जहां तक इस पीठ का सवाल है, हिंदुओं के लिए हिंदू पुजारी और मुसलमानों के लिए मुअज्जिन उनके धार्मिक अनुष्ठानों की देखरेख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और कोर्ट को सूचित करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। बेंच ने कहा, कुछ फैसले कठिन होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये कठिन नहीं होते। हम 25 जनवरी 2024 के आदेश की शर्तों पर फैसला लेने के लिए समय बढ़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मार्च 2025 में होगी। लेकिन वही प्रश्न है, जहां पर सनातनियों की भूमि है, गुरु दत्तात्रेय का जो स्थल है, जहां पर वो मंत्रोच्चारण करते थे, वेदों का जाप करते थे, वहां पर मस्जिद मज़ारें कैसे बन जाएं, इसकी आवश्यकता क्या है? और रानी चेन्नम्मा जी ने जो सोचिए वो दान में दी गई 200 एकड़ ज़मीन, ये हिंदू धर्म के लिए सब दान किए गए थे, आज वहाँ पर मज़ारें बनेंगी, कैसे चलेगा? चलिए, खबर आपको बताई पोल के माध्यम से। यहाँ पर हमने आपसे प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए। 99% लोग हमसे सहमत हैं हमारे प्रश्न से और कह रहे हैं हाँ, बैन कर देना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में मचे घमासान की। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में शामिल करने को लेकर आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राय अलग अलग है। आरजेडी का कोई भी नेता खुलकर तेजस्वी यादव के साथ या नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बच रहा है।
जबकि लालू यादव के साथ मीसा भारती खुलकर तो तेज प्रताप और रागिनी यादव अघोषित रूप से साथ हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच विचारों का मतभेद तेजी से बढ़ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर ये मतभेद जहां जग जाहिर हो चुका है, वहीं पार्टी पर कब्जे को लेकर घमासान अंदर खाने जारी है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही है। तेजस्वी से बड़ा होने के बावजूद पार्टी की कमान नहीं मिलने से खफा है और अपनी खीज गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर निकालते रहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के सबसे बड़ी पार्टी बनने का श्रेय लालू ने तेजस्वी को देते हुए पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी थी। सरकार में भी तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो तेज प्रताप को कैबिनेट मंत्री से संतोष करना पड़ा था। लालू यादव ने दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दूरी और तेज प्रताप की नाराजगी को देखते हुए 2022 में पार्टी की बैठक में इसे दूर करने की कोशिश की थी। तेजस्वी को कमान और तेज प्रताप को सम्मान देने का संदेश देते हुए लालू यादव ने पार्टी की बैठक में मंच पर तेज प्रताप को अपने बगल में बिठाया था, जबकि तेजस्वी को सबसे किनारे। लेकिन बात तब भी नहीं बनी थी। देखिए, तेज प्रताप ने उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी खींच निकालते हुए रश्मि रथी जी की लाइन पोस्ट कर दी, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखिए, ये तो बात थी 2022, तब नीतीश को साथ लेने और नहीं लेने के मुद्दे पर पार्टी और परिवार में एक राय थी, लेकिन अब राय बदल चुकी है। साथ ही में बिहार की राजनीतिक धुरी भी अब बदल चुकी है। बिहार की राजनीति में लालू की जगह नीतीश कुमार ने ले ली है। लालू के साथ जाने पर नीतीश ने अपनी राय पब्लिक में तीसरी बार साफ कर दी है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। तेजस्वी और लालू की राय भी पब्लिक डोमेन में है। तेजस्वी ने यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर फिर से साफ किया कि वो अपनी राय लालू जी को दे चुके हैं, लेकिन लालू जी ने उनकी राय पर क्या प्रतिक्रिया दी ये कोई नहीं बता रहा। यही चुप्पी बताती है कि लालू की पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतिहास के जानकार जानते हैं कि मुगल शासन के दौरान पिता शाहजहां और पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच भी इसी तरह का टकराव था, जिसका अंत किस तरह हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। मुगल का रक्त रंजित इतिहास इसकी गवाही आज भी देता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या लालू की पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बिहार में राजनीति की धुरी बदल चुकी है? क्या नीतीश कुमार लालू यादव की जगह ले चुके हैं? क्या पिता पुत्र के बीच पार्टी का बंटवारा होगा? इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हम तो पहले से कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कोई के लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में मैंने तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। कल कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के दौरान कैमूर में तेजस्वी यादव ने यह कहकर नया राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया कि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर अपनी राय पिता लालू प्रसाद यादव को बता दी है, जिन्होंने नीतीश कुमार के लालू के स्वागत प्रस्ताव के ठुकराने पर भी पलटवार करते हुए कहा कि आखिर नीतीश कुमार को साथ ले कौन रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बहुत पहले ही नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद करने की बात भी कही थी। लेकिन बिहार में आगामी विधानसभा के चुनाव घमासान से कर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं तो उन्हें साथ ले लेंगे, नीतीश कुमार हमारे साथ में आए और काम करें। लेकिन लालू यादव के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो उसी से मैंने हम किए जी। तो सब कोई काम किया। नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी का ऑफर ठुकराने के बाद भी पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती ने लालू यादव को दोस्त बताते हुए एक बार फिर नीतीश के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कि देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। फिर लालू तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं
उन्हीं के परिवार के दो सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने प्रथम दृष्टया आज मान लिया कि आपके पिता राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, चूंकि आपने कहा कि मैंने अपने पिता को सलाह दिया है। हालात यह हो गया लालू जी का कि सलाह उनको देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका को शून्य कर दिया, नकार दिया। जिसने इतने हजारों करोड़ का दौलत आपको खड़ा करके दिया, आज वैसे लोग की भूमिका आप खत्म कर रहे हैं। अरे सच कबूल करिए। सब लोगों को पता है कि बिहार की जो दुर्गति हुई है 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में, बिहार हर मानक में नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है। तो ये तो तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि ये यात्रा का कोई मायने मतलब नहीं है। ये यात्रा के पीछे जितना धन खर्च हो रहा है, इससे तो गरीब जनता का भला हो जाता बिहार का। एक और आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोना रो रहे हैं पैसे का, दूसरी ओर अपनी यात्रा में सरकारी खजाना को, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। इस खबर को आपने देखा और इस खबर पर पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा उसका भी जवाब आप देख लीजिए। बिहार की बर्बादी के लिए क्या नीतीश जिम्मेदार है? देखिए, ये नहीं, दूसरा ये पोल चला है, चलिए कोई बात नहीं, ये हटाते हैं, वापस वो वाला पोल चलाते हैं। ये लीजिए, हमने आपसे बिहार के मामले में जो प्रश्न पूछा था वो आपको एक बार पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो दिखा दें कि बिहार की बर्बादी के लिए नीतीश जिम्मेदार है क्या? तो नहीं, बिल्कुल। ये हाँ में केवल 57% लोगों ने जवाब दिया है और ना में 43% लोगों ने जवाब दिया है। तो बड़ा प्रश्न है और ये कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स इसलिए है कि भाई विपक्ष और पक्ष दोनों में वार पलटवार की राजनीति हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले मुद्दे का रुख करते हैं। मामला इंटरनेशनल है लेकिन जुड़ा हुआ है आपसे, हम सभी से। कैसे? सुनेंगे तो खबर को पता लग जाएगा। अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और 18 अन्य लोगों को 5 जनवरी को अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मेडल यानी मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया है। इसे देख नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो है उनमें भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अब टेक अरबपति यानी इलॉन मस्क ने जॉर्ज सोरोस पर तीखा हमला किया है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, यह हास्यास्पद है कि बाइडेन सोरोस को स्वतंत्रता का पदक दे रहे हैं। अपनी एक और पोस्ट में इलॉन मस्क ने सोरोस पर निशाना साधा है। मस्क ने लिखा कि जॉर्ज सोरोस ने फर्जी शरणार्थी बनाने के लिए अरबों खर्च किए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, फर्जी शरणार्थी के लिए, जो अमेरिका और यूरोप को नष्ट कर रहा है और नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं शरणार्थी। मस्क ने जॉर्ज सोरोस की वेबसाइट पर शरण प्रणाली का पुनर्निर्माण शीर्षक के साथ प्रकाशित एक आर्टिकल का हिस्सा भी पोस्ट में शेयर किया है, जिसमें सोरोस यूरोपीय संघ को कह रहे हैं कि उसे निकट भविष्य में हर साल कम से कम 10 लाख शरणार्थियों को स्वीकार करना होगा और ऐसा करने के लिए उसे बोझ को उचित रूप से साझा करना होगा। आर्टिकल के हिस्से के आखिर में लिखा है कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि देशों और शरण चाहने वालों को अपनी पसंद व्यक्त करने की अनुमति दी जाए और उन पर कम से कम दबाव डाला जाए। शरणार्थियों को वहां रखना जहां वे जाना चाहते हैं और जहां उन्हें जाना चाहिए, ये सफलता की अनिवार्य शर्त है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान के अनुसार सोरोस एक प्रमुख निवेशक और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्हें लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए उनकी वैश्विक पहल के लिए मान्यता दी गई है। कुछ भी कर रहे हैं वहां पर। हालांकि अमेरिका के शीर्ष पुरस्कार विजेता जॉर्ज सोरोस भारत में एक विवादास्पद व्यक्ति माने जाते हैं, वो हैं भी। जॉर्ज सोरोस का रुख भारत विरोधी माना जाता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें बूढ़ा, अमीर और खतरनाक व्यक्ति कहा था। जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं। सोरोस पर अपने संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से स्वतंत्र कश्मीर के विचार का समर्थन करने का भी आरोप है। सभी आजाद यहां पर भारत में रहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि इस बात की आजादी की एक आग लगी हुई है अंदर। अब देखिए, वहीं पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस की मिलीभगत के आरोप भी
लगाए जाते रहे हैं। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2023 में जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने भाषण में यह भी कहा था कि पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बिजनेस टाइकून अडानी के साथ गठबंधन करने से भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ काफी कमजोर हो सकती है। उस समय भारत की महिला और बाल विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी ने सोरोस पर पलटवार किया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि सोरोस भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा था कि भारत को जब भी विदेशी ताकतों से चुनौती मिली है तो उसने उन्हें हमेशा पराजित किया है और भविष्य में भी करता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की ओर से एक रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद अडानी समूह ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस समूह के वित्तीय समर्थक थे और हिंडनबर्ग के दावों को पुष्ट करने के लिए रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका में सोरोस को मिला ये मेडल इस बात की ओर इशारा करता है कि भाई कैसे ये सरकार तक पर अपना असर डाल पाते हैं और कैसे प्रभावित काफी लोगों को ये कर सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क अब इस पर कूद गए हैं तो अब जॉर्ज सोरोस को थोड़ा बचना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क किसी को आसानी से छोड़ते नहीं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि भाई जब जस्टिन ट्रूडो चले गए, रिजाइन किया, तो कहने लगे कि भाई देखिए 2025 उनको लगता है बहुत अच्छा, अंग्रेजी नववर्ष 2025 जो उनको लगता है बहुत अच्छा है, ये काफी बदलावों वाला होगा। तो अब जब ट्रंप आएंगे तो कितना बदलाव होगा वहां पर, और जाते जाते बाइडेन क्या कुछ करके ना चले जाएं, ये इस बात का एक सबूत है, इशारा है कि भाई ऐसे लोगों को सम्मानित जो किया जा रहा है जाते जाते जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को, जो मानवाधिकारों के दुश्मन है, मानवों के ही दुश्मन है मैं कहूंगा। चलिए, खबर मैंने आपको बताई और अब इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, क्या जॉर्ज सोरोस इंसानियत का दुश्मन है, ये प्रश्न आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा गया था। 92% लोगों ने, देखिए हमारे दर्शक जो हैं, जनता जो है वो ज्यादा बेहतर हमसे समझते हैं कार्यक्रम को, तो उन्होंने ये माना है कि हाँ जॉर्ज सोरोस इंसानियत का दुश्मन है। 92%। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यहां 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी घुसने के बाद 9 मजदूर फंस गए थे। इसमें से एक का शव बुधवार को इंडियन आर्मी की गोताखोर टीम ने बरामद किया है। मजदूरों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इंडियन नेवी और एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां पानी से लबालब भरे कोयले की खदान में फंसे हुए 8 मजदूरों को बचाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। और देखिए, चाहे कोई और चैनल आपको ये खबर ना दिखाए, विस्तार से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो आप जानेंगे कि उत्तर पूर्वीय राज्य असम में आखिर हो क्या रहा है। आप इस छोटी सी रिपोर्ट को पहले देख लीजिए। चलिए, आपको असम की खबर से हमने अवगत कराया और ये खबर आप तक सारे चैनल ना भी पहुंचा रहे हो, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी है भारत के हर क्षेत्र की खबर जिसका असर आपके जीवन पर पड़ता है या वहाँ के लोकल्स पर पड़ता है, हम आपको खबर जरूर दिखाते हैं। अब बात करते हैं उस भूकंप की जिसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी नहीं ली है। देखिए, साल 2025 के पहले ही सप्ताह में तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र में लगभग 7 तीव्रता का जो भूचाल आता है और उसके भय के झटके उत्तर भारत और खासकर हिमालयी राज्यों में महसूस किए जाते हैं। ये भूकंप उत्तर भारत और खासकर हिमालयी राज्यों के लिए एक चेतावनी है। भूकंप का खौफ हिमालयी राज्यों में इसलिए ज्यादा है क्योंकि भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से यह क्षेत्र जोन 5 और जोन 4 में आता है, जिसे सर्वाधिक संवेदनशील माना जाता है। भूकंप वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि नेपाल को छोड़कर हिमालयी भारत में पिछले 100 साल से अधिक समय से तीव्रता 8 का बड़ा भूकंप नहीं आया, जिस कारण धरती के अंदर बहुत अधिक भूगर्भीय ऊर्जा जमा हो चुकी है जो कि किसी भी समय बहुत ही भयंकर भूकंप के साथ बाहर निकल सकती है। तो क्या होगा, क्या वाकई ऐसी जो होगा कि भाई उससे तीव्रता से भूकंप बाहर आ जाएगा, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से आप जानकारी जो है वो लीजिए। भारत के पड़ोसी तिब्बत में एक भयानक भूकंप के झटके ने 126 लोगों की जान ले ली। इसका केंद्र हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित टिंगरी गांव में था।
जिसे एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। ये गांव माउंट एवरेस्ट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई था। केंद्र तबाही का एक पैमाना भी है, जहां कम गहराई वहां ज्यादा तबाही का कारण बनता है। यही वजह है कि 3 घंटे के दरमियान यहां 50 बार धरती कांपी, जिसमें बड़ी तबाही मची। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सरफेस से 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ भूकंप आने से बड़ी तबाही मचने की आशंका होती है। मंगलवार सुबह 9:15 पर दर्ज किए गए भूकंप के झटके 7.1 तीव्रता के थे। इसके बाद 3 घंटे तक 50 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए, जिनमें कई की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। इससे ऐसी तबाही मची कि टिंगरी और आसपास के गांवों में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के केंद्र के 20 किलोमीटर के दायरे में 27 गांव हैं, जहां कमोबेश 7,000 की आबादी है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दायरे में 1,000 घर तबाह हुए हैं। रेस्क्यू टीम आसपास के गांवों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिससे संभावित रूप से मलबों में फंसे लोगों को बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में ध्वस्त बिल्डिंग, मलबे, ध्वस्त सड़कें और कारें देखी जा सकती हैं। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तिब्बत के टिंगरी में आया भूकंप ल्हासा ब्लॉक के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में दरार की वजह से आया है, जो कि उत्तर दक्षिण दबाव और पश्चिम पूर्व दबाव के कारण होता है। मसलन 1950 से अब तक इस ल्हासा ब्लॉक में 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के 21 भूकंप दर्ज किए गए हैं। भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट वाले रूट्स को बंद कर दिया गया है, जहां तेज झटके की वजह से हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। ल्हासा ब्लॉक में सबसे बड़ा भूकंप 2017 में 6.9 तीव्रता के साथ तिब्बत के मेनलिंग इलाके में आया था, जहां चीन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। मेनलिंग तिब्बत के यारलुंग जांगबो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से माना जाता है, उसके निचले हिस्से में है, जहां चीन के हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जहां आने वाले समय में फ्लैश फ्लड्स और इससे तबाही की आशंका जताई जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हताहतों की संख्या को कम करने, प्रभावित लोगों को उचित रूप से बसाने और सुरक्षित और सर्दी के लिए इंतजाम करने के लिए सभी तरह के जरूरी कदम उठाने को कहा है। चीन की न्यूज एजेंसी ने बताया कि 1500 से ज्यादा स्थानीय फायर फाइटर्स और बचाव कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। इसने बताया कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में टेंट, कोट, रजाई और फोल्डिंग बेड सहित लगभग 22,000 आइटम्स भी भेजी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने भूकंप की खबर देखी, अब आगे आपको बताते हैं राजस्थान की खबर। राजस्थान के अलवर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर रामगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे अलावड़ा चौकी इंचार्ज दयाराम चौधरी को गोपनीय सूचना मिली कि एक गाय का 2 साल का बछड़ा जो आवारा जंगल में घूमता था, उसको कुछ लोगों ने रात को काट दिया यानी मार दिया है, जिस पर अलावड़ा चौकी प्रभारी दयाराम हेड कांस्टेबल मय जाप्ता के प्राइवेट वाहन से मौके पर पहुंचे। वहां एक बड़े भगोने में बछड़े का कटा हुआ सिर और बछड़े के 4 पैरों की खुर पड़े हुए वहां पर मिले। साथ ही पास में लकड़ी का गुटका और काटने का पत्ता और घर का मालिक बिल्लू मौजूद था, जिसे मौके पर डिटेन कर जाकर चौकी प्रभारी दयाराम चौधरी ने थाना अधिकारी सवाई सिंह रामगढ़ को सूचना दी। इस पर कार्रवाई के लिए समुंदर सिंह एएसआई मय जाप्ता के आए और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं जैसे ही हिंदू संगठनों के लोगों को जानकारी मिली घटनास्थल की, और तो वहां पर वो लोग पहुंचे। फिलहाल मौके पर अभी तो शांति है और पुलिस जाप्ता जो मौके पर निगरानी रखे हुए, लेकिन आखिर कब तक ऐसे गौ माता और इस तरीके से गौवंश को काटा जाएगा, मारा जाएगा, जबकि पता है ये सनातनियों की धरती है, ये भारत हिंदुस्तान है, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। ये कट्टरपंथी, ये जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग, पुलिस को सूचना सबसे पहले दी जानी चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए। लेकिन सोचिए, ये तो मामला सामने आ गया, ऐसे कितने ही मामले होंगे जो सामने नहीं आए। इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं।
तिलकपुर में गौवंश की जो हत्या की गई, मुलजिम साफ जाहिर है, एक गिरफ्तार हुआ, बाकी फरार हो गए। वो अवैध जमीन है जहां पर उन्होंने मकान रखा है। आज एसडीएम पर हिंदू संगठनों ने ज्ञापन दिया है। मैं निर्मल सूरा ये मांग करता हूं कि वहां बुलडोजर चले, जो अवैध उनका घर बनाए। और जिस दयाराम नाम के एक पुलिस वाले ने एक कार्यकर्ता के थप्पड़ मारा है, 24 घंटे में एसपी महोदय उसको सस्पेंड करे, वरना 24 घंटे के बाद हिंदू संगठन किसी भी कदम पर जा सकता है। और दूसरा, जगह जगह पर रामगढ़ विधानसभा में नौगावा हो, रामगढ़ हो, गोविंदगढ़, सब जगह बड़े बड़े देगचे मीट के इन्होंने खोल रखे हैं। वो गाय कसी के मीट बनाते हैं या भैंस पाड़े का मीट बांधते। इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ये तत्काल कार्रवाई की जाए, वरना इसका खामियाजा प्रशासन को ही भुगतना पड़ेगा। मिलकपुर के अंदर जिस प्रकार से जो कल घटना हुई है, और उसमें दो बातें बड़ी निकल के आई है। एक तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पुलिस के जो कर्मचारी है दयाराम, उसने जिस प्रकार से मुखबिर के साथ जो मारपीट की है वो बहुत निंदनीय है। अगर मुखबिरों को इस प्रकार से दबाया जाएगा तो पुलिस को सूचना कौन देगा। दूसरा, जिसने ये घटना की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हमने 3 दिन का एक समय दिया है, और 3 दिन बाद पुनः यहाँ 11 बजे एकत्रित होंगे। जिस प्रकार से उसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए, और जो भी उसके खिलाफ कानूनी लीगल कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए। चलिए, तो देखिए, खबर आपको दिखाना हमारा फर्ज था। अब इस पर और कार्रवाई, ऐसी खबरें और सामने आए, अगर आपके पास भी है तो आप हमें भेजिए। और एक्शन यहाँ पर हुआ है, लेकिन सोचिए कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जो सामने नहीं आती होंगी। सारी घटनाएं अगर सामने आए तो ये देश जो है गौ माता के लिए सुरक्षित हो जाएगा, गौवंश के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक अनोखी खबर का रुख करते हैं। तस्वीरों के साथ आपको मैं खबर को बताता हूं। आगरा कमिश्नरेट की पुलिस ने अंग्रेजी नववर्ष कह लीजिए, 2025 कह लीजिए, उसमें एक नए कलेवर में वो दिखने वाली है। आगरा पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों के पब्लिक व्यवहार को लेकर, फिर से आपको बता दूं, आगरा पुलिस के कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों के पब्लिक व्यवहार को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत अब पुलिसकर्मी किसी पीड़ित के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकेंगे। अब थाने और चौकी में तैनात पुलिसकर्मी जनता से तू तड़ाक में नहीं, बल्कि आप संबोधन लगाकर बात करेंगे। यानी जो आपको कहते हैं भाई तू तुम, ऐसे आपसे पुलिस बात नहीं कर सकती आगरा में, अब उनको आप लगाकर संबोधन करना पड़ेगा। आगरा के पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ के निर्देशन में आगरा कमिश्नरेट को गाइडलाइन जारी की गई है कि भाई अब आप ही बोला जाएगा। इस मामले में डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार ने कहा कि आगरा कमिश्नरेट में पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि थाने और चौकी में आने वाले लोगों के साथ पुलिसकर्मी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न केवल आगरा पुलिस की छवि खराब हो रही थी, बल्कि पुलिस और पब्लिक के बीच विश्वास भी खत्म हो रहा था। तो खबर आपको हमने बताई कि भाई अब तू तड़ाक में बात नहीं कर पाएंगे पुलिस वाले, और खास तौर पर आगरा की ये खबर है। लेकिन क्या पूरे भारत में ये लागू होना चाहिए? हर सरकारी दफ्तर पर, हर कार्यालय में लागू होना चाहिए? इस सोच के साथ आपको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। आज्ञा दीजिए, आज समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आऊंगा, नया मुद्दा आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।